ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 24 नवंबर को वॉकिन फिनिक्स द्वारा अभिनीत एवं रिडली स्कॉट द्वारा दिग्दर्शित नेपोलियन थिएटर में रिलीज हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे देखा, इंग्लिश वर्जन में मैंने इसे देखा। पहले लग रहा था कि हिंदी में देखूं, हमारे यहाँ पर एक थिएटर में हिंदी वर्जन लगा भी हुआ था, पर फिर सोचा कि नहीं, पहले इंग्लिश में ही देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से जुड़ी हुई और ट्रांसलेशन में पता नहीं बहुत सारी ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, कई सारे सीन्स का, डायलॉग्स का वो अर्थ ही चेंज कर देते हैं। तो इस कारण से पहले मैंने अभी से अंग्रेजी में देखा, अगर दोबारा देखूंगा तो हिंदी में देखूंगा। तो देखिए, इस फिल्म को भारत में कहीं पर भी कोई ज़्यादा ऐसा प्रमोट नहीं किया, ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी ऐसा कोई इसका प्रमोशन नहीं हुआ है, पर फिर भी इसको लेकर एक उत्सुकता मैंने देखी। आज सुबह जब मैं बुक माई शो पर टिकट बुक करने के लिए गया था तो वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट डले हुए मैंने देखे। मतलब 40,000 इंटरेस्ट मिलना बुक माई शो पर, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। पिछले कुछ समय में तो मैंने बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में भी देखी, मतलब बहुत एकदम बड़ी बड़ी नहीं, पर काफ़ी सारी बॉलीवुड की फिल्मों पर भी इतने इंटरेस्ट नहीं आते हैं बुक माई शो पर। हालांकि ये IMDb की रेटिंग और बुक माई शो की रेटिंग या ये इंटरेस्ट वगैरह, इन्हें तो आजकल सीरियसली लेने का भी मन नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ैन क्लब्स या PR वगैरह भी होता है इसके पीछे। पर नेपोलियन के लिए ऐसा किसी ने पैसा खर्च करके इंटरेस्ट दर्ज करवाए होंगे, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता है। और वैसे भी कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसके पीछे खड़ा है ऐसा भी नहीं है। एप्पल स्टूडियोज़ के द्वारा, एप्पल के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। चलिए, कुल मिलाकर ये सब कुछ होते हुए भी इसको लेकर दर्शकों में मैंने एक उत्सुकता देखी, और उसके पीछे मुझे कारण ये लगता है कि वॉकिन फिनिक्स, जिनका जोकर का जो परफॉर्मेंस था, उस कारण से एक है बहुत बड़ा दर्शकों का वर्ग जो उनको फिर से एक बार देखना चाह रहा था। और इतनी बड़ी हिस्टोरिकल ड्रामा, और रिडली स्कॉट डायरेक्टर है, तो शायद ग्लैडिएटर जैसा कुछ दोबारा हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कई सारे दर्शकों को शायद लगा होगा। उस कारण से इसको लेकर एक उत्सुकता होगी दर्शकों में, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं जब थिएटर में मैंने देखी तो करीब थे 15 के करीब दर्शक तो थे इस फिल्म को देखने के लिए आए हुए। और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 40 मिनट की है। A सर्टिफिकेट के साथ इसे रिलीज़ किया गया है। उसके बारे में एंडिंग में मैं पेरेंटल गाइडेंस की जब बात करेंगे वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैंने जितना अभी इसके बारे में पढ़ा, फिल्म कुल मिलाकर 4 घंटे की है। उसको कट 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 करके 2 घंटे और 40 मिनट की रिलीज़ की है। ऐसा नहीं कि भारत में कट करके रिलीज़ किया है, नहीं, अमेरिका में भी और भारत में भी सभी जगह पर इसका ये कट किया हुआ वर्जन ही थिएटर में रिलीज़ किया गया है। और अभी कुछ हफ्तों के बाद में, या शायद 2-3 महीने के बाद में, Apple TV Plus पर इसका अनकट वर्जन रिलीज़ होगा। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो जैसा जितना मेरे पढ़ने में आया, एक कारण तो यह है कि ऑस्कर में अगर आपको फिल्म को सबमिट करना होता है तो उसके लिए थिएटर में फिल्म का रिलीज़ हुआ होना आवश्यक होता है। तो उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए शायद उन्होंने कट किया हुआ वर्जन थिएटर में रिलीज़ किया होगा। और इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ पैसे कमाई तो स्वाभाविक सी बात है, एप्पल ने सोचा होगा थिएटर से भी कुछ कमाई हो जाएगी, और बाद में अनकट वर्जन के नाम पर दोबारा से व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी Apple TV Plus पर। तो 2 घंटे मतलब काफ़ी सीन्स को उन्होंने कट किया है। अब देखिए, नेपोलियन, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने नेपोलियन का नाम नहीं सुना होगा। हम बचपन से ही नेपोलियन को लेकर कोई ना कोई ऐसी कहानी, कथा बचपन से सुनते आए हैं। अब वो सच है झूठ है पता नहीं, पर नेपोलियन युद्ध कला में कितना पारंगत था, उसकी रणनीति कैसी थी, कूटनीति कैसी थी, युद्ध कौशल्य कैसा था, किसी भी देश पर आक्रमण करने से पहले वो वहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या बातों की जांच करवाता था, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें भाई नेपोलियन के बारे में हमने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। सबसे सफल सेनापतियों में से, योद्धाओं में से एक उसको माना जाता है। पर अगर आप ये सोचकर के इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा निराश होने वाले हैं। मतलब ऐसा कोई धीर गंभीर कैरेक्टर, स्वाभाविक सी बात है, जिसमें युद्ध कौशल्य हो, लगभग यूरोप के सभी देशों को जिसने जीता था, उसको इस फिल्म में बिल्कुल किसी कॉलेज के एकदम उच्छृंखल युवा की तरह इसमें उन्होंने दिखाया है, जो बड़ी ही बचकानी सी हरकतें कर रहा है फिल्म में नेपोलियन का कैरेक्टर। देखिए, वॉकिन फिनिक्स का परफॉर्मेंस अच्छा था, उनसे जो करने के लिए कहा उन्होंने बिल्कुल अपना 100% दे करके किया है, पर जिस प्रकार से नेपोलियन के कैरेक्टर को उन्होंने प्रस्तुत किया है वो कहीं से भी ऐसा कन्विंस नहीं कर पाता हमें कि ये सही नहीं लग रहा। ये तो बिल्कुल किसी बचकानी हरकतें कर रहा है, किसी उच्छृंखल युवा की तरह कॉलेज के हरकतें कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपोलियन को नेगेटिव या पॉजिटिव दिखाने की है ही नहीं, नकारात्मक या सकारात्मक दिखाने की बात है। उसको बिल्कुल किसी
बच्चे की तरह या बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करते हुए दिखाने की है, जो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि चलो, मैंने इससे पहले भी आपसे ये बात कही हुई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो, वो चाहे अपराध के ही क्षेत्र में सफल क्यों ना हो, पर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होता है ना, तो उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ एकाग्रता होती है, डेडिकेशन होता है, एक संयम उसने कहीं ना कहीं पर जीवन में किया हुआ होता है, वहां पर फोकस्ड रहा है अपने गोल पर, वो तभी जाकर उसको उस क्षेत्र में सफलता मिली है। ऐसी पागलों जैसी हरकतें करके ऐसे किसी भी क्षेत्र में कोई सफल नहीं होता है। और साथ में एक विल पावर भी होती है, केवल बाहर की शक्ति ही नहीं, उसका युद्ध मानसिक और बौद्धिक कौशल्य भी उसके पीछे होता है, अपनी विल पावर का कैसे वो उपयोग करता है। क्योंकि देखिए, घर में 4 लोगों को भी अगर हमें अपने नियंत्रण में रखना हो ना, तो भी नाक में दम आ जाता है। और कोई व्यक्ति अगर 40,000 की या 4 लाख की सेना को अपने पीछे चला रहा है, अपने एक इशारे पर उसके लिए वो जान भी दे रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है उसमें नेतृत्व का वो कौशल्य है, उसमें वो विल पावर है, प्राण शक्ति है। तो वो नेतृत्व का वो कौशल्य, युद्ध का वो कौशल्य, वो तो बातें कहीं पर है ही नहीं। वो बिल्कुल बच्चों जैसी, बच्चे नहीं कह सकते, पागलों जैसी हरकतें वो बिल्कुल फिल्म में फुहड़ता भरी हरकतें कर रहा है। उसकी जो पहली पत्नी है, जोसेफिन उसका नाम, तो उसके प्यार में बिल्कुल वो पागल हो गया है। अब ठीक है, जोसेफिन को उसने जो लेटर्स लिखे थे वो आज भी उसमें से कुछ लेटर्स अवेलेबल है, ऐसा कहा जाता है। तो प्रेम भी अगर दिखाना हो तो उसमें भी एक धीर गंभीरता दिखाई जा सकती ना। एक योद्धा है जो ठीक है, उसने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह किया, पर फिर भी वो अपने पहली पत्नी के प्रति कितना अभी भी उसके मन में प्रेम है, ये बात धीर गंभीरता से भी दिखाई जा सकती है। ये आवश्यक नहीं कि उसको बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करते हुए दिखाया जाए। मतलब वो डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हैं, पीछे उनके जो भी है सेना के लोग खड़े हैं, और वो नेपोलियन डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर फिर वो उसके साथ सेक्स कर रहा है, उसकी पत्नी को कुर्सी से नीचे खींचकर, और वो सारे सेना के लोग भी उसके उसी वहीं पर खड़े होकर देख रहे हैं। और केवल बात ये नहीं कि वो भी ये तो है ही, पर उसके साथ में बड़ी ही विचित्र सी हरकतें नेपोलियन का कैरेक्टर करता है। वो धीर गंभीरता, कौशल्य वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और इस फिल्म को लेकर तो ऑलरेडी आपको ढेर सारी आलोचना गूगल पर देखने को मिल जाएगी कि इतिहास को कितने गलत तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है, कई सारे फैक्ट्स को गलत तरीके से उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो ऐतिहासिक रूप से ये सही है ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी बातें बिल्कुल काल्पनिक, मनगढ़ंत और फिक्शनल उन्होंने यहाँ पर दिखाई है। बाकी एक एक्शन या अगर आप कोई हिस्टोरिकल वॉर फिल्म्स देखना आप पसंद करते हैं तो उस दृष्टि से भी ये फिल्म आपको कुछ ऐसा प्रभावित नहीं करेगी। जो कुछ युद्ध की जो युद्ध नेपोलियन ने लड़े हैं उनका बस नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, कौन से वर्ष का कौन सा युद्ध है, बाकी उसके बारे में कोई डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी कि उस देश पर आक्रमण करने से पहले नेपोलियन ने कोई अपनी रणनीति कैसे तैयार की, कैसे वहाँ पर आक्रमण किया, या उस वॉर सीन को भी उन्होंने कुछ डिटेल में दिखाया, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो बीच में ही युद्ध को छोड़कर अपनी पत्नी के पास में वापस आ रहा है, उसकी पत्नी का कहीं पर किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, ये उसे पता चलता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ रहा है। और ये भी हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, ऐसा गलत है, ऐसा मेरे पढ़ने में कम से कम आया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और 2 युद्ध है, एक तो रशिया, उन दोनों युद्ध के बाद ही नेपोलियन का पतन शुरू हुआ। मतलब फ्रांस के शासक के रूप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में 1789 के बाद 1789 के बाद में से फिल्म की शुरुआत होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उसके बाद में उसका एक फ्रांस के शासक के रूप में, फर्स्ट काउंसिल के रूप में उसने फ्रांस पर शासन किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना फ्रांस में उसके बाद में, जितना मैंने पढ़ा है, हुई थी। तो वहाँ फ्रांस के शासक के रूप में उसका उदय और उसके बाद में उसका पतन। तो पतन कहाँ से हुआ? रूस में जब उसने आक्रमण किया था। रशिया में युद्ध के बाद में वहाँ पर जो ठंड, जो कुछ परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं प्रतिकूल थी, उस कारण से अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने वहाँ पर खो दिया था। बहुत उसके जो भी योद्धा थे, सैनिक थे, उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। तो उस एक युद्ध को उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में दिखाया है। और बाद में जो वाटरलू का युद्ध है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिशों ने नेपोलियन को हराया था, तो उस एक युद्ध को भी उन्होंने थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पर दिखाया है। अब 4 घंटे वाला जो वर्जन है, ऑब्वियसली उसमें हो सकता है कि और कुछ वॉर सीक्वेंसेस हमें यहाँ फिल्म में शायद उस देखने को मिल जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो सीन्स ऐड करने के बाद भी फिल्म के एक्सपीरियंस में कुछ बदलाव होगा।
क्योंकि नेपोलियन का कैरेक्टर उसको उन्होंने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, प्रोजेक्ट किया है, बिल्कुल किसी उच्छृंखल युवा की तरह, तो आप उसमें 2 घंटे की भी सीन और डाल देंगे तो भी उससे कुछ बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि उस कैरेक्टर को आपने बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करते हुए दिखा दिया है। अब वॉर के आप 2 घंटे की भी सीन डाल दोगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। फिर भी देखते हैं, अगर फिल्म पूरी जब रिलीज़ होगी 4 घंटे की, पता नहीं मैं देखूंगा भी या नहीं पर अगर देखूंगा तो दोबारा से एक बार आप सबके साथ में मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कुल मिलाकर फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी, निराशाजनक थी। हाँ, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है फिल्म। सिनेमेटोग्राफी आप ले लीजिए, कलर शेड्स का जिस प्रकार से यूज़ किया है, और भाई जो कॉस्ट्यूम्स है ना, एक एक कैरेक्टर, सैकड़ों कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि बस कंप्यूटर ग्राफिक्स से उन्होंने कैरेक्टर्स वो पीछे खड़े हुए बना दिए, नहीं, रियल में आपको सैकड़ों कैरेक्टर्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और एक एक कैरेक्टर के शरीर पर जो कॉस्ट्यूम है आप देख लेना, उनका जो मेकअप है, हेयर स्टाइल है, बहुत बारीकी से उस पर काम किया है। तो भाई पैसा तो उन्होंने पानी की तरह बहाया है, खर्च बहुत ज़्यादा किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो कुछ युद्ध के सीन हैं, भले ही थोड़े ही दिखाए हो, तो वो है काफ़ी भव्य भी वो देखने में हमें लगते हैं। और वायलेंस भी ढेर सारा है, सर कटने के सीन हो या गन शॉट सीक्वेंस के बाद में कहीं पर बिल्कुल सर फट जाना हो, या एक शुरुआत में एक युद्ध में घोड़े के यहाँ पर सामने एक बम आकर के लगता है, या गोली ये जो भी है लगती है, तो उसका पूरा ये घोड़े का सामने का सीना ही ऐसे फट जाता है। तो ऐसे भी कुछ सीन्स यहाँ पर काफ़ी जो खून खराबे वाले थे वो दिखाए गए हैं, वो रियल भी लगते हैं। कुल मिलाकर फिल्म दिखने में अच्छी थी, पर ना, फिल्म जो कुछ भी दिखाना चाहती है उसमें हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते, एंगेज नहीं हो पाते, और कन्विंस नहीं कर पाता नेपोलियन का कैरेक्टर हमें, बिल्कुल बचकानी हरकतें। तो ये था ओवरऑल मेरा नेपोलियन का रिव्यू। मैं इस फिल्म को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया, ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में सेक्स सीन्स हैं, काफ़ी सारे हैं। उसकी पहली पत्नी के साथ में काफ़ी सारे सेक्स सीन्स उसके दिखाए गए हैं, जिनमें फुल न्यूडिटी तो नहीं है, पर हाँ सेमी न्यूड सीन्स है वहाँ पर। तो और शायद हो सकता है कि 4 घंटे वाला जो वर्जन होगा उसमें और भी ऐसे कुछ सीन्स उन्होंने ऐड किए होंगे। पर एक योद्धा जो इतना सफल रहा हो, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया हो कई सारे युद्धों में, उसको बिल्कुल ऐसे मूर्खों की तरह दिखाना, ये लॉजिकली नहीं लगता। ऐसे ही कोई सफल नहीं होता है, कहीं ना कहीं पर उसका कौशल्य है, लोगों को लीड करने का, नेतृत्व, उसकी क्षमता जो भी है। चलिए, तो ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव भी मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।